इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फ्रॉड मशीन है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। कि इलेक्ट्रिक से मुलाकात हो गई, उन्होंने उसमें हामी भरी। डॉक्टर करीम साहब ने कहा मैं कोई इशू नहीं है। मेरी हमादर से बात हो गई है और बिल्कुल भी हम ये नहीं करने के लिए जा रहे, अपना काम खुद करें। वजीर आजम हाउस धांधली का हेडक्वार्टर है। 2023 का इलेक्शन इमरान खान पहले शख्स जो 2 मरतबा मुतवातिर वजीर आजम पाकिस्तान इलेक्ट होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। 2023 का इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होगा या फिर पेपर बैलेट के ज़रिए, इस पर एक तरफ हुकूमत ने और जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है। इस पर आज भी बहस जारी रही और हुकूमत की तरफ से जो पुराना सिस्टम है पेपर बैलेट का, उसमें खामियाँ और नकाइस जो हैं वो आवाम के सामने रखी गई, जबकि अपोजिशन की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून ने आज मुतालबा किया है कि सेक्शन 10 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 की, उसके तहत वज़रा की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन के आला हुक्काम यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस बनता है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इस पर क्या ऐसा हो पाएगा और ये मामला किस तरह आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि अगले हफ्ते वो जॉइंट सेशन बुलाकर ये बिल पास करवाएगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी, और साथ साथ जो आई वोटिंग यानी गैर मुल्की जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं उनकी वोटिंग के हवाले से अपोजिशन इसे किस तरह से रोक पाएगी, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और आज दूसरी तरफ एक लड़ाई सिंध के अंदर भी जारी है, वो है कराची में जो के इलेक्ट्रिक के बिलों में यानी बिजली के बिलों में KMC का जो टैक्स है वो वसूल किया जाएगा। ये सिंध हुकूमत की तजवीज़ है, जिस पर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने आ गई हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने ऐसी किसी भी तजवीज़ को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा है कि अपना काम खुद करें, आवाम से पहले ही बिजली के बिलों का बोझ है उन पे मज़ीद KMC का के टैक्स का बोझ जो है वो नहीं डाला जाना चाहिए। असद उमर साहब ने बड़ी क्लियर आज बता दिया है CM सिंध को कि ऐसा नहीं हो पाएगा, आप अपना काम खुद करें। और इसके साथ साथ नाज़रीन, पंजाब के सीनियर वज़ीर अलीम खान साहब ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। ख़बरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि पंजाब में कोई नया सियासी इंतखाबी इत्तेहाद या कोई नई जमात सामने आने वाली है। इसमें कौन कौन से लोग हो सकते हैं, किन किन जमातों से लोग जाएंगे, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे हमें प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ हम नाज़रीन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज हुई है, जो कि पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और अज़रबैजान के इंटेलिजेंस चीफ्स की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात हुई और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ने इस मीटिंग को जो है होस्ट किया है, जिसमें बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस हुई हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अमन और इस्तेहकाम के हवाले से। इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है राना तनवीर साहब ने, मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं। और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और चेयरमैन हैं सेनेट कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से एक तनाज़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट इत्तफाक की राय पैदा करना है। तमाम अब अपोजिशन की जमातें ये कह रही हैं कि आप बिल पास कर लें, बेशक आप जॉइंट सेशन बुला के कर लें, लेकिन इसको मानेगा कोई नहीं जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो कि स्टेक होल्डर है इलेक्शन के इस मैदान के अंदर, इंतखाबी अमल के अंदर, जब तक सारों का इत्तफाक नहीं होता किसी एक सिस्टम के ऊपर, तो ये नहीं माना जाएगा। तो आज ज़रा एक डेमो दिखाया जी शहबाज गिल साहब ने। वो कहते हैं कि अपोजिशन जिस सिस्टम की बात कर रही है, पेपर बैलेट की ठप्पा लगा के मोहर लगा के वोट डालने की, वो कह रहे हैं कि उसमें भी बहुत सारे नकाइस हैं। तो कुछ नकाइस की आज शहबाज गिल साहब ने निशानदेही की है, ज़रा वो देख लें जी। जी है ना, वो ये है, ये मोहर है। मैं ज़रा मुंह की बजाय हाथ से कोशिश करता हूँ, ये उतर गई। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ मशीन सी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ खोल के दे देती है। राना तनवीर साहब, शहबाज गिल साहब ने तो आज जिस मोहर से बैलेट पेपर की पर्ची पे ठप्पा लगता है, स्टैंप लगती है, वो मोहर तोड़ के दिखा दी कि भाई 2 मोहरें होती हैं एक पोलिंग स्टेशन पे, अगर वो तोड़ दी जाए तो फिर आप कहाँ से लेके आएंगे। कह रहे हैं जो सिस्टम आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं कि वो ज़्यादा बेहतर है इलेक्शन के लिए EVM के मुकाबले में, कह रहे हैं उसमें भी बहुत सारे नकाइस हैं। वो मोहरें तोड़ के दिखा रहे थे डेमो करके। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अजीब सी बात है, एक पढ़ा लिखा आदमी बात कर रहा है, इस किस्म की बात कर रहा है। हसन बाद साहब, मैं आपको बताऊं कि मोर आज तक मैंने तो नहीं टूटती हुई देखी,
ये एक तकरीबी जहन की सोच तो हो सकती है, लेकिन शहबाज गिल साहब ने पता नहीं कोई इलेक्शन लड़ा है या नहीं लड़ा। मैंने तो 20 इलेक्शन नेशनल असम्बली के हों, लोकल बॉडीज़ के हों, अपने पिछले 40-45 साल में लड़े हैं। तो मुझे कोई समझ नहीं आती कि मैंने तो कभी इस किस्म का हरकत नहीं देखी। अलबत्ता अगर कोई करना ही चाहे इस जहन से, तकरीबी जहन से काम, तो मशीन को एक मुक्का मार के उसका फंक्शन सारा ख़त्म किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा सेंसिटिव है बनिस्बत मोरों के या दूसरे के। मैनुअल काम तो आपको पता है, मैनुअल जितनी मर्जी भी साइंस तक ये भी कह रहे थे कि मशीन में एल्फी डालने से मशीन भी खराब नहीं होती, जो बातें मुख्तलिफ की जा रही हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। ये वाली बात नहीं कर दी है। छोड़ें ये बहस छोड़ें कि मशीन, पहले मशीन का हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया और इधर मशीनें पड़ी भी होंगी वो जो उस वक्त हमने तैयार करवाई की और बड़ी इसी तरह ही बातें हुई थी, लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट किया और उस पर वो फेल होगी। जो इलेक्शन कमीशन को वो एक्सपीरियंस भी है उसका। फिर बहुत सारे मुल्क, यूरोपियन मुल्क या दूसरे तीसरे मुल्क, बहुत सारे इसको बर्डन कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। लेकिन बात असल में समरबाज साहब, मैं आपको बताऊं, वो बॉटम लाइन वही है कि कोई ऐसा इलेक्शन प्रोसेस, ये कहता है जी हम इस इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि शफाफियत उसमें आए, उसमें एक्सेप्टेंस आए। अगर सारे स्टेक होल्डर स्वाय इनके, ये जो आए हुए हैं, मैं अब इनको क्या कहूँ, इनके अलावा कोई एक बंदा इनको नहीं मार रहा है, मशीनों को, जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, मसलन इलेक्शन लड़ना है, तो ये कहते हैं कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होते हैं। ये कंट्रोवर्सी से निकलने के लिए वो ऐसी कोई चीज जो कंसेंसस से ना हो, वो आप मुझे बताएं, आप भी एक किसी बंदे से बात कर लें। ठीक है, अगर इलेक्शन में एक फरीक अगर कहता है कि मैं इस प्रोसेस को नहीं मानता, तो उसके कभी भी नहीं होगा। ठीक, यानी कंसेंसस जरूरी है। ऐसा प्रोसेस, ऐसी अमेंडमेंट, ऐसी प्रोग्राम लाना जिसमें वो पेश करते ही सारा कंट्रोवर्शियल बन गया हो, मैं समझता हूँ उसका कोई फायदा नहीं। बहुत सारे और मैयज लिए जा सकते हैं और अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं। बाकी अगले दिन वो तो गवर्नमेंट लेके आ रही है सर, उसमें मैं जरा मैं बात बताऊंगा आप। 70% उसका, आप जैसे कोई एनालिस्ट थे, उन्होंने कहा 70% जो रिगिंग है ना, वो होती है प्री पोल सारी चीजें होती हैं। सही, अगर वहां पे कोई 10-20% होती हैं तो वो एक, मैं समझता हूँ, मुझे किसी ने एक कहा इलेक्शन में, तो मैंने कहा यार देखें, ये इंडिविजुअल हो सकती है, इंडिविजुअल लेवल गड़बड़ हुई हो, मुस्लिम पुलिस स्टेशन पे मैंने कर ली हो, ठीक है, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं हुआ। तो ये जो प्री पोल रिगिंग है, उसका क्या करना है सर? वो तो अब ईवीएम, उसमें तो सर ईवीएम कुछ नहीं कर सकती। ताज हैदर साहब, ये जो मामला है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम अगले हफ्ते ज्वाइंट सेशन बुलाकर, जहां उन्हें 17 अरकान की बर्तरी हासिल है, अक्सरियत हासिल है, ज्वाइंट सेशन में तो बिल वो पास करा लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? कंसेंसस आप लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं मानना, तो फिर ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? किस तरफ जा रहे हैं हालात? क्या अपोजिशन की वो तमाम जमातें जो कि ईवीएम को नहीं मानती, वो बाइकआउट की तरफ जाएंगी? क्या करेंगी? देखिए, ये कोई वो नहीं है कि आपको कुफ्र ईमान का मसला नहीं है कि आपको इसको रद्द करना है या इस पे ईमान लाना है। बड़ी चीज़ ये है कि एक जिस पे आप रिलायबल हो, जो कि टेस्ट पे से सब वोटर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेक होल्डर्स को एतमाद हो, और ये एतमाद रफ्ता रफ्ता होता है। मेरे भाई अली मोहम्मद खान साहब तशरीफ रखते हैं। बड़ी अच्छी तजावीज़ हमारे कमेटी के अंदर आ रही थी। मैंने तजवीज़ दी थी कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जो है वो अमल वोटर वेरिफिकेशन के लिए शुरू कर दिया जाए, और हर आइडेंटिटी कार्ड बनाने वाला वो बायोमेट्रिक करता है और उसका एतमाद है उस पर। मोहतरम अली मोहम्मद खान ने एक बहुत अच्छी तजवीज़ दी थी कि हम ये कर सकते हैं कि उसी तरीके से इलेक्शन हो, बैलेट पेपर इशू किया जाए, वोटर मोहर लगाए, और एक मशीन है कि जिसमें से उसको बैलेट पेपर को गुजार के और फिर बैलेट बॉक्स के अंदर फोल्ड करके डाला जाए, तो वो मशीन भी काउंट करेगी और आप के पास वेरिफिकेशन के लिए वो बैलेट बॉक्स ही मौजूद होगा। अब पता नहीं आखिरी दिन क्या हुआ, मेरी तो समझ में नहीं आया। मैं खुशामद करता रहा कि साहब बिल पे बात कर लीजिए। इसी तरीके से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ी काबिल अमल तजावीज़ थी
और अगर वो आखिरी दिन वाली बात ना होती तो मोहतरम अली मोहम्मद खान साहब की मदद से हम एक इत्तेफाक राय पे पहुंच के ऐसी काबिल अमल तजावीज़ दे सकते थे कि जिसपे लोगों को एतराज़ नहीं होता और जिसको कि हम रूबा अमल ला सकते थे। तो ये जो कल सब कुछ हुआ, ताज हैदर साहब आप कमेटी के चेयरमैन थे, आप सर कमेटी के चेयरमैन, आप चेयर कर रहे थे कल की मीटिंग को, ये कल सब कुछ जो हुआ कमेटी के इजलास में, क्या आपको क्या लग रहा है कि ये जानबूझ के किया गया या फिर वैसे ही हादसाती तौर पे हो गया? देखिए, किसी के दिल में क्या है उस पर FIR नहीं कटती लेकिन ये कि आप देख क्या किया है, एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है ना हालात को देख के। नहीं, वो मेरे ख्याल से वो गैर जिम्मेदाराना तरीका होगा, ये सिर्फ जर्नलिस्ट कर सकते हैं। तो उसके दिल में ये था। नहीं, जर्नलिस्ट के दिल की बात नहीं बताते, वो भी खबर ही बताते हैं सर। जो हुआ है उसमें जाहिर है कि बिल पे से तवज्जो हट गई और जो थी वो, और अली मोहम्मद खान साहब तशरीफ रखते, बार बार मैंने गुजारिश की कि जनाब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम बातें कह सकते हैं, आप लिख के इसका जवाब दे सकते हैं और मैं रिपोर्ट में इसको शामिल कर दूंगा, बराए मेहरबानी बिल पे तवज्जो दीजिए। और अगर बिल पे तवज्जो दी जाती और अली मोहम्मद खान साहब की तजवीज़ पर बात की जाती तो वो तजवीज़ मान ली जाती। वो सारी अपोजिशन जो थी उस तजवीज़ के साथ थी और मैं खुद जैसे ही इन्होंने ये तजवीज़ दी मैंने कहा नहीं, ये काबिल अमल लगती है तजवीज़। उस पे हम पहले एक पायलट प्रोजेक्ट कर लेते 500-700 पोलिंग स्टेशंस पे जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, और उसके बाद जनरल इलेक्शन के अंदर भी उसको इस्तेमाल कर सकते थे, कोई मसला नहीं था। हम सब की फजीलत इसी में थी कि हम एक मुत्तफ़िका फैसला करें। ठीक, अली मोहम्मद खान साहब, जिस तरह ताज हैदर साहब बता रहे हैं कि बड़ी खुश उसलूबी के साथ मामला आगे बढ़ रहा था, तजावीज़ दोनों तरफ से आ रही थी, बड़ी वो कह रहे हैं काबिल अमल तजावीज़ आ रही थी, आपकी तरफ से भी जो तजवीज़ है वो कह रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ थी, तो फिर एकदम से क्यों गवर्नमेंट ने सारा माहौल ख़राब कर दिया वहाँ पे वज़रा ने जाके? और इसमें तो ये तो कंसेंसस पैदा किया जा सकता है, एक इसमें कोई हल निकाला जा सकता है, रादर दिन इसके कि एक चीज़ पे आपके वज़रा जो है वो अड़ जाए कि भाई हमने हर सूरत में कराना है तो EVM के थ्रू ही कराना है, वो हरदर्मी शायद माहौल ख़राब कर रही है। अगर मिनिस्टर साहब माफ़ कीजिए, अगर अली मोहम्मद साहब सुन रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने मीटिंग में ये जो रिपोर्ट लिखी है तो उसके अंदर जिस तरीके से उन्होंने कोऑपरेशन किया और जिस तरीके से फिजा को बेहतर बनाया, मैंने वो क्रेडिट पूरा का पूरा जो उनका हक था वो रिपोर्ट के अंदर दिया है, क्योंकि ये तस्लीम करना नाइंसाफी। ठीक है, ओवर टू यू अली मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ताज हैदर साहब का, जिस तरीके से उन्होंने कमेटी चलाई, उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की कि हुकूमत और अपोजिशन के बीच में कोई कंसेंसस हो जाए। कल का जो वाकया था वो तो चलो एक बदकिस्मत वाकया था, लेकिन उसके अलावा जो है वो बड़ा ठीक ठाक माहौल में ये कमेटी ने काम किया। प्रॉब्लम कहाँ आई उसकी मैं आपको बात बता देता हूँ। असल में देखें, उसूली तौर पे जो अपोजिशन के सीनियर नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे, जिसमें फारूक एच नाइक साहब और तारड़ साहब उनकी नून लीग से, और कुछ हमारी जमात में से भी लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। ज़ाहिर आजम सवाती साहब हुकूमती जो है वो तर्जमानी कर रहे थे एज अ मेंबर ऑफ द कमेटी। बाकी हुकूमत की तरफ से तो एज अ मिनिस्टर मैं था, और वक्तन फ़ौक्तन और मिनिस्टर साहबान आते थे, शिबली साहब आ जाते थे, बाबर रहमान साहब भी आ जाते थे, 1-2 मीटिंग्स में वो भी आए। देखिए, उसूली तौर पे उन्होंने शुरू में इत्तेफाक किया कि हम भी समझते हैं कि टेक्नोलॉजी इज द वे फॉरवर्ड। हमारे और इनके बीच में डेडलॉक कहाँ आया? देखें, बाहर से लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, कमेटी के अंदर की जो कि हम अंदर बैठे हुए थे, मैं उसकी बात आपको बता देता हूँ। बिल्कुल, अपोजिशन की तरफ से ये कहा गया कि हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि 2023 के इलेक्शन में इसको आप ना लेके आए। साफ बात मैं कर रहा हूँ। हमने ये बात की कि नहीं, हम ये समझते हैं, हुकूमत ये समझती है कि इसको 2023 के इलेक्शन में अगर कोशिश की जाए, आपकी हमसे ताउन हो तो लाया जा सकता है। फिर उसमें यह हुआ कि मोहतरम मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब ने बाकायदा वो मशीन लेके आए और डेमो कराया, और वहां पे चेयरमैन कमेटी जनाब ताज हैदर साहब ने वोट डाला, फारूक एच नाइक साहब जो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सीनियर लीडरशिप, उन्होंने वोट डाला। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुशाहिदुल्लाह साहब मरहूम के बेटे सेनेटर जो उनके बेटे हैं वो आए, वो मेंबर नहीं है जी, अफनानुल्लाह भाई, वो आए, उन्होंने वोट डाला।
और साथ साथ हमारी तरफ से वलीद इकबाल साहब ने वोट डाला, सबके वोट ठीक आए। जिस तरह वोट डाला, मतलब जिसने बल्ले को डाला वो बल्ले का निकला, जिसने शेर को डाला वो शेर का निकला। शेर बल्ला नहीं था, बल्ला शेर नहीं था, और तीर का वोट कहीं और नहीं गया। ये वहां उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ठीक हुआ है। फिर हमने दूसरा कैविएट उसमें रखा कि हमने आपको सिर्फ डेमो किया है, बाकी हम आपको ये नहीं कह रहे कि ये मशीन ले लो, ये ले लो या वो ले लो। ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, जो मशीन लेनी है जिस तरह लेनी है। फिर एक ऑप्शन और भी मैंने रखी कि अगर आपने ऐसा ईवीएम नहीं करना जिसमें सब कुछ बटन से हो, तो हमने एक मशीन इनको और भी, उसमें तो खैर मैं नहीं था क्योंकि ईवीएम्स की ब्रीफिंग्स वगैरह जो होती थी वो बाबर अवान साहब और शिबली फराज साहब वगैरह उसको डील करते थे। मेरी बात पूरी सुन लें। उसमें एक ऑप्शन इनको ये भी दिया गया कि ईवीएम बेशुमार किस्म के हैं। एक ईवीएम ये भी हो सकता है कि आप पुराना ही बैलेट यूज करें, उसमें से गुजारें और वो ईवीएम उसको प्रॉपर काउंटिंग करे। लेकिन वो तो यानी जिस तो जो आप बता रहे हैं अली इमरान खान साहब, ये तो बड़ा आप बता रहे हैं कि बड़े अच्छे माहौल में चीजें आगे बढ़ रही थी। फिर क्या हुआ ऐसा कि ये सारा माहौल एकदम से खराब हो गया? और उसके बाद खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जिन वज़रा ने वहां पे माहौल खराब किया, उनको बाद में इमरान खान साहब की हिदायत पे शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, वो खान साहब के कहने पे हुई, वज़रा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्तीफा मांगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उन पे जानिबदार होने का, पैसे लेने का इल्जाम लगाया। बात पूरी कर पाऊं। मसला आपने पूछा कि मसला खराब कहां हुआ। देखें, मसला खराब वहां हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जब जवाब आया, उनके मोहतरम मेंबरान तशरीफ लाए, तो उसका फिर जवाब जो 37 नुकात उन्होंने पेश किए थे, उसका जवाब हमारी तरफ से बाबर अवान साहब देना चाह रहे थे, जिसपे चेयरमैन साहब ने उनको टाइम भी दिया। लेकिन बीच में अपोजिशन की तरफ से ये नुक्ता आया कि इस पे बहुत टाइम लग रहा है, आप रिटन में दे दें। इसी पे गुफ्तगू होती रही। तो उसमें आजम सवाती साहब ने कुछ कमेंट किए इलेक्शन कमीशन के बारे में, जिस पे इलेक्शन कमीशन नाराज होकर चलेगी। और मैं चेयरमैन साहब की हिदायत पे, इधर बैठे हैं ताज साहब, मैं और जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबर हैं वहां पे, सेनेटर साहब हैं, हम दोनों, कामरान मुर्तजा साहब, हम दोनों उनको मनाने गए, लेकिन फिर वो ज़ाहिर है वो नाराज होकर चले गए। देखें, असल में मसला उसी से खराब हुआ कि इलेक्शन कमीशन बनता है। बस देखें, कुछ कमेंट्स हो जाते हैं, मैं समझता हूं, मैं उसको फौरी कमेंट हो, लेकिन बहरहाल कभी कभार हो जाती है ऐसी तेजी। बेहतर यह है कि देखें, इलेक्शन कमीशन भी हमारा ही इदारा है, वहां से अगर कोई तजावीज आती हैं वो हमारी सर आंखों पे, लेकिन जो हुकूमत का मौक़िफ़ है उसको भी उन्हें ऑनर करना चाहिए। बाकी हम हमारी तो आज भी इस्तीफा मांग रहे हैं सर फवाद चौधरी साहब, आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि फ्लो में बात हो गई हो, वो बाद में शाम को दोहराई गई बातें आज फिर वही बातें दोबारा दोहराई जा रही हैं। और अब तो ये और अली इमरान खान साहब के नून लीग तो कह रही है, मुतालबा कर रही है उन वज़रा के खिलाफ एक्शन का। वो कह रहे हैं कि जो सेक्शन 10 है इलेक्शन एक्ट 2017 की, उसके तहत उनके खिलाफ तौहीन की कार्रवाई हो सकती है, तौहीन इलेक्शन कमीशन की करने पर। जरा सुन लें मरियम औरंगज़ेब साहब ने इस बारे में आज क्या बात की है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें टेक्निकली, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग फ्रॉड मशीन है, इस वक्त वजीर आजम हाउस धांधली का हेडक्वार्टर है। इलेक्शन एक्ट 2017 का आर्टिकल 10 जो है, ये इलेक्शन एक्ट पावर ऑफ कंटेम्प्ट देता है अगर कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, किसी कमिश्नर के खिलाफ या किसी मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वहां से तो कार्रवाई का मुतालबा हो रहा है। अली इमरान साहब, देखिए, मैं तो इनकी बात को सीरियसली नहीं लूंगा कि इन पे तो अब इनकी पार्टी के सदर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब भी एतमाद नहीं करते, उनके तो अब तर्जुमान ही बदल गए हैं। तो ये पहले आपस में फैसला कर लें कि मलिक अहमद खान साहब ने ये सिलसिला अब चलाना है, इन्हें चलाना है। ये वकील भी नहीं है, इनके मेंबर वहां तारड़ साहब मौजूद हैं, वो इस पे बात करते तो मुनासिब होता। देखें, अगर कोई मामला वहां थोड़ा सा बिगड़ा, उसको ठीक करने की बात करनी चाहिए। हमारी तरफ से भी कुछ सख्त बातें हुई हैं, जो एक नेचुरल बात है, आती है। हमारी रिजर्वेशंस का आना उचित अमर है कि इलेक्शन कमीशन के जो नुक्ते आए, उनको चाहिए कि ओपन हार्ट से हुकूमत की भी बात सुनते। बाकी इलेक्शन कमीशन हमारे लिए एक मोहतरम इदारा है, आईनी इदारा है, और उसको एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जहां तक इन जो मौसूफा हैं, इनकी जो गुजारिशात का ताल्लुक है, वो बिल्कुल मज़हका खेज इसलिए हैं कि जो कमेंट वहां हुआ इलेक्शन के कमीशन के बारे में, मैं उसको तो डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही हुआ, एहतियात करनी चाहिए गुफ्तगू में। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, वो एक्सटेंशन होती है पार्लियामान की, एक्सटेंशन होती है, और पार्लियामान में जो गुफ्तगू की जाए उसको इम्यूनिटी हासिल होती है। उसमें बातें होती हैं, आप पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स पे, पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स पे किसी को अदालतों में नहीं घसीट सकते।
वरना तो इलेक्शन कमीशन ये जो है पार्लियामेंट हाउस के अंदर रोज जो है सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी फवाद चौधरी साहब ने कहा है, वहां तो शायद कोई इस्तिस्ना नहीं है, वहां ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपोजिशन के माउथ पीस बन चुके हैं, उन्हें सियासत करने के शौक का मुस्ताफी हो, सियासत करें, मियां नवाज शरीफ के साथ उनका ताल्लुक रहा है। देखिए इस तरह की बातें वहां पे हुई हैं, वो तो उस पर तो शायद इस्तिस्ना नहीं है। समर अब्बास मेरी बात सुने, समर अब्बास भाई मेरी बात सुने जी। इशू है क्या? ये जो अभी इन्होंने जो बातें की हैं, ये मोहतरमा इनकी जो तर्जुमान है, पहले ये अपोजिशन के अपने मेन लीडरशिप से तो बात कर लें। उन्होंने कमेटी में बैठ के टेक्नोलॉजी से मुंह नहीं फेरा, ऑन रिकॉर्ड मिनट्स निकालने, उनकी लीडरशिप ने कहा, ताज हैदर साहब बैठे हैं, ये उसको सिग्निफाई करेंगे कि उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी से बिल्कुल, फारूक नाइक साहब वहां बैठे थे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, टेक्नोलॉजी इज द वे। हम ये समझते हैं कि 2023 में ना करें, हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि नहीं 23 में हम पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। बाकी तो ये जो कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है ये ईवीएम पे जो ने कहा कि इसमें फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, तो ईवीएम तो दुनिया में बहुत से मुल्कों में यूज हो रहा है, और अगर ईवीएम से आपने इनकार करना है तो फिर अपनी लीडरशिप से भी बात करने। देखिए नुकता यही है कि हुकूमत कह रही है कि 2023 में करें, आई वोटिंग भी करें, अपोजिशन कहती है कि नहीं इसको थोड़ा सा वक्त दें, यही बात अटकी हुई है। अगर इस पे बात हो जाए तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 2023 का इलेक्शन इमरान खान साहब जिस तरह चाहते हैं तो ईवीएम पे ही हो सकता है, और आई वोटिंग जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको भी मौका मिल जाए। राना तनवीर साहब, अब तो अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया, वो कह रहे हैं जी एक तो जो आजम सवाती साहब के खिलाफ कार्रवाई मुश्किल होना, चूंकि पार्लियामेंट के अंदर जो भी बातचीत होती है उसे इस्तिस्ना हासिल होता है, तो आपकी पार्टी ने जो मुतालबा किया है शायद वो सिर्फ फवाद चौधरी साहब पे लागू हो, राना आजम सवाती साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। दूसरा वो कह रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर भी मामला बहुत सारे चल रहे हैं, कह रहे किसकी बात को सीरियस माने, शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, तर्जुमान उनके अलग से लगा दिए गए हैं, सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब साहब है, मामला अजीब ही चल रहा है। बहरहाल अब ये कार्रवाई के मामले में जो आपका मुतालबा है ये कितना सीरियस है, और इस पर कोई आप भी कोई पिटीशन वगैरह डालने जा रहे हैं? कोई पिटीशनों का मौसम है? देखिए मैं एक बात बताऊं, अली मोहम्मद खान साहब जो हैं ये वकील भी हैं और बड़े समझदार और थोड़े से सॉफ्ट या मॉडरेट भी हैं। तो मैं बताऊं ये चीज़ों को क्यों आंखों से चुराते हैं। अली मोहम्मद खान हमेशा इधर उधर किसी आंख चुराता है, जब ये बात आती है कोई फैक्ट्स की या हक़ाइक़ की या उस पर सच बोलना पड़ता है तो इधर उधर से खिसकते हैं। ये जो डिस्कस नई इम्यूनिटी है वो, लेकिन यहाँ भी है कि आर्म फोर्सेस और जुडिशल जो लोग हैं उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता, यही नहीं। और उन पे बात होगी तो डेफिनेटली उनके आगे उनकी कार्रवाई भी उनके खिलाफ लिखी हुई है। लेकिन ये बात करना कि वहाँ बैठ के आप जो मर्जी बात कर दें, और ऐसे अदारे पे जिसने इलेक्शन कराने होते हैं और सारे, मैं समझता हूँ इंतहाई एक गैर जिम्मेदाराना इनका था रवैया जो इन्होंने कवर किया है कि जी वो उधर हो गया, एट द स्पॉट ऑफ द मोमेंट वो बात हो जाती है। कोई बात होगी, आपने जिस तरह समर का है उसका तो फॉलो अप इस तरह हो गया प्राइम मिनिस्टर डायरेक्शन पे कि आज तक उस पर बम्बारमेंट हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया किसने है? ये अली मोहम्मद खान साहब उस मीटिंग में हो जहाँ इन्होंने प्रपोज किया था नाम उसका। मैं बता रहा हूँ, परवेज खटक साहब टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने प्रपोज किया था। जब 2, 3, 4, 6 नाम नहीं हम कंसेंसस हो सका, जब इसका नाम आया तो उस पर हमारी लीडरशिप ने भी इंडोर्स किया कि ठीक है ये एक अच्छा अफसर है, हम इसको जानते हैं। प्रपोज तो इन्होंने किया था, ये कैसे कह सकते हैं कि हमने किया या हमारे साथ उसने काम किया? लाए तो ये थे, लेकिन मसला ये है कि खुदा के लिए इदारों को खराब ना करें। ठीक। और ऐसे इदारे को जिसकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़रूरी है कि जिसपे सारा हमारा जो हुकूमती निज़ाम है जो इलेक्शन के जरिए आता है वो खड़ा है। तो मैं समझता हूँ ये किस तरह की बात करते हैं अली मोहम्मद खान साहब या ज़िम्मेदारान आप दुरुस्त फरमा रहे राना साहब के सारे मामला जो है गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी हर चीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर और इलेक्शन के मामले पे इलेक्शन शफाफ हो, बेहतर हो, गैर मुतनाज़ा उस पर डिपेंड करती है। मेरा ताज हैदर साहब ने दोबारा हमें ज्वाइन किया, उनकी तरफ चलते हैं और एक और मामला डिस्कस करना हमने बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है सिंध गवर्नमेंट और सेंटर की जो गवर्नमेंट है इनके दरमियान एक और मामले पर कन्फ्रंटेशन सामने आ गई है। सिंध गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि KMC पे टैक्स जो है वो के इलेक्ट्रिक के ये बिजली के बिलों में वसूल किया जाए। इस पर मुराद अली शाह साहब ने बताया कि उन्होंने वफाकी जो मुतलका वज़रा हैं उनसे बात कर ली है ये टैक्स वसूली के लिए, वो मान गए हैं। ज़रा सुन लें। इलेक्ट्रिक से मुलाकात हो गई, उन्होंने उसमें हामी भरी
मैंने उसके बाद फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की है। शौकत तरीन साहब ने कहा हमें कोई इशू नहीं है, इसलिए कि हमें कुछ फेडरल गवर्नमेंट से इस वक्त बिजली का बिल भी कलेक्ट करती है, सॉरी ये टेलीविज़न का बिल कलेक्ट करती है, हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के इलेक्ट्रिक कलेक्ट करती है। तो एक फाइनेंस डिवीज़न से कुछ ज़रूरत होगी नोटिफिकेशंस की, उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल राज़ी और ये हो जाए। मैंने नेपरा के चेयरमैन से भी बात की, तो ये हम सारी चीज़ें पिछले 2-3 दिन में कर चुके हैं। सीएम साहब ने कहा कि उनकी बात होगी है मुतल्लिका वज़रा से, जबकि असद उमर साहब ने कहा है कि बिल्कुल मेरी बात हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिंध गवर्नमेंट अपना काम खुद करे। जरा ये भी सुन लें। कल मेरी हमाद अदर से बात हो गई है और बिल्कुल भी हम ये नहीं करने के लिए जा रहे, अपना काम खुद करें। ताज हैदर साहब वो कह रहे हैं अपना काम खुद करें, हम कोई केएमसी का बिल जो है वो ऐड नहीं करेंगे बिजली के बिलों में। क्यों बोझ डाल रहे हैं आवाम पे बिजली के बिलों का? बिजली के बिल ऑलरेडी लोग उससे परेशान हैं, आपने केएमसी का भी मामला जो है वो डाल दिया है बिजली के बिलों में। देखिए, तो कलेक्शन का एक तरीका है और उसमें कराची इलेक्ट्रिक अगर ताउन करती है तो कलेक्शन बढ़ जाएगा। और ये कि उसमें जो उनके सर्विस चार्जेस है उसकी वजह से थोड़ी सी उनको आमदनी भी हो जाएगी। लेकिन सर सिर्फ मामला ये नहीं है, सर्विस चार्जेस होंगे उनके। और पहले भी ये हुआ है कि पीटीपी के बिल्स जो है वो के इलेक्ट्रिक के जरिए जो है वो कलेक्ट किए गए हैं। ये और बात है कि वो पीटीवी को दिए गए या नहीं दिए गए, रकम जमा हुई, ये अफवाह सुनी है कि वो पीटीवी की शिकायत है कि उनको वो। लेकिन ताज हैदर साहब मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, वो तो बहुत सारी चीज़ें गिन रहे हैं। असद उमर साहब ने तो आज पूरी एक तवील फहरिस्त गिन दी है कि ये सारी चीज़ें कराची के अवाम के लिए हम कर रहे हैं। जरा वो भी सुन लें कि वो पीटीआई इस वक्त कराची के अवाम के लिए क्या क्या कर रही है। बिस्मिल्लाह, वो तो समंदर ग्रीन लाइन मुकम्मल हो चुका है, 11 लाख टन जो है ये कचरा उठाया जाएगा। फुटपाथ भी बनाए जा रहे हैं, सड़कें भी बनाई जा रही हैं, नया सेंसस करने जा रहे हैं। K4 अक्टूबर 2023 में ये पानी कराची तक पहुंचा दिया जाएगा। सिर्फ कराची के शहर में 10 अरब रुपए से ज़्यादा की वैक्सीन मुहैया कर चुकी है। बिलावल ने ठीक कहा था कि जब बारिश होती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। लेकिन अगर हुकूमतें अपना काम कर लें तो वो ज़्यादा पानी जो है वो आकर नुकसान पहुंचाए बगैर फिर गुजर भी जाता है। सर हुकूमत आपकी है, वहाँ पे काम सारा फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। नहीं, पता नहीं, मुझे तो ये इत्तला नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट करेगी। ये कह रहे हैं 3 साल से कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन देखिए एक नाअहल हुकूमत है हमारी, जिसकी नाअहली की वजह से इतना बड़ा लाहौर के अंदर सैलाब आ गया है, इस्लामाबाद के अंदर गाड़ियां बह गई। सिंध हुकूमत की नाअहली इससे जाहिर हो जाती है। और कराची के अंदर क्योंकि दुआ कर दी गई थी यहाँ से कि कराची की हिफाजत करे अल्लाह, तो उस दुआ ने काम दिखा दिया। कराची के अंदर कुछ नहीं हुआ। सर दुआओं पे ही आसरा है, कुछ खुद भी गए वहाँ पे, वो कहते हैं कर ले चले। कराची के अंदर तो कुछ नहीं हुआ ना, तो वो इनकी दुआ का असर होगा। सही, लाहौर में या इस्लामाबाद में या दूसरी जगह हो रहा है वो हमारी नाअहली होगी, मान लेते हैं। सही है। चलिए सर, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर जरा अली मोहम्मद खान साहब का जवाब भी लेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, बात हो रही थी जो इस वक्त सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हो गया है केएमसी के हवाले से। जो टैक्स कलेक्ट करना चाहती है सिंध हुकूमत बिजली के बिलों के अंदर, उस पर वफाकी हुकूमत ने बड़ा क्लियर जवाब दे दिया है। पहले बातचीत हो गई थी वज़ीर तवानाई से भी और वज़ीर ख़जाना से भी, लेकिन बाद में शायद कोई पॉलिटिकल इसमें डिसीजन था या क्या था कि फेडरल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। अली मोहम्मद साहब वो कह रहे करने दें, ये केएमसी को चलाना है, कराची जितना हमारा उतना आपका भी है, होने दें इस काम को। कौन सी सियासी मसलियत इसमें आड़े आ गई है? नहीं, मेरे ख्याल में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और 18वीं तरमीम के बाद वैसे ही ये तकाजा है इस अमर का कि अगर इनको हमारी कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो तो ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहरहाल सिंध हुकूमत की है और उनको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी चाहिए। ताज हैदर साहब बड़े हमारे मोहतरम हैं, उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया कि हम नाअहल हैं। वो तो वक्त साबित करेगा हम नाअहल हैं कि नहीं हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि हमारी जो सिंध की जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इनकी ये तीसरी कंसेक्यूटिव टर्म है। 2008 में, अभी मेरी वकालत की तालीम पूरी नहीं हुई थी, आज मुझे हाई कोर्ट का लाइसेंस लिए हुए कई साल हो गए,
इतना अरसा बीच में गुजर गया है, मैं भी सियासत में नहीं था जब इनकी वहां हुकूमत थी, और अभी तक पिछली तो इनकी 3 हुकूमतें छोड़े ना, बीबी साहिबा की 2 और भुट्टो साहब की 1। तो अब ये मुझे बताएं, अगर इनकी हुकूमतों में ताज हैदर साहब जैसे मोहतरम जो नजरियाती लोग हैं उनकी से बड़ी होती है और उनकी मर्जी या उनकी पॉलिसीज के मुताबिक इस पार्टी को ये लोग चलाते, तो आज ये ना होता। आज वल्लाह मुझे बता दे कोई दिल पे हाथ रख के कि कराची वो कराची है जो कभी रोशनियों का शहर होता था, और कितनी टर्में और चाहिए पीपल्स पार्टी के हमारे मोहतरम भाइयों को। ये कैंटोनमेंट का इलेक्शन कल होने जा रहा है अली मोहम्मद खान साहब, उसमें पॉपुलैरिटी का पता लग जाएगा फ्रेश एक जरा कि कौन पॉपुलर है कराची के अंदर ज्यादा, क्योंकि 3 साल हो गए ना, 3 साल पहले तो आपने कराची विन किया था। देखिए समर अब्बास वो एक टेस्टर जरूर होगा, लेकिन जरूर उसका असली पता जो है 2023 के इलेक्शन में होगा। मैं हकीकत पसंद आदमी हूँ और हकीकत की तरफ देखता हूँ। हकीकत ये है, कराची का अलमिया ये है, कराची का अलमिया ये है कि पीपल्स पार्टी की वहां हुकूमत आ जाती है, लेकिन उनको कराची से वोट नहीं पड़ता। वो सियासी लोग हैं, वो उनका तवज्जो सिंध की तरफ होता है, इंटीरियर सिंध की तरफ, और कराची को इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मुराद साहब की है, मुराद अली शाह साहब की। अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए जरूर हम तैयार हैं, लेकिन एक चीज और भी है, आज की बर्डन उठाने के लिए तैयार। आज सारी गुफ्तगू के अंदर असद उमर साहब ने एक और दावा भी किया जो आपके कई वज़रा पहले भी कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि पहली मरतबा हिस्ट्री बनने जा रही है कि खान साहब जो है दूसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने जा रहे हैं। जरा मैं आपको सुना भी देता हूँ, नाजरीन को भी, मैं राना साहब का कमेंट भी इस पर लूंगा। जरा सुनाए जी, असद उमर साहब क्या दावा कर रहे हैं। 2023 का इलेक्शन जिसमें इमरान खान पाकिस्तान के पहले शख्स बनेंगे जो 2 मरतबा मुतवातिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इलेक्ट होने जा रहे हैं। अली खान साहब, आज भी सर्वे आया इप्सॉस का एक रोज़ पहले, वो कह रहे हैं 62% पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि खान साहब महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, 53% कहते हैं कि वो एहतसाब नहीं कर सके, 50% से ज़ायद कहते हैं कि वो यहाँ पे इंसाफ का निज़ाम नहीं ला सके। जो सर्वेज के अंदर तो आवाम खुश नहीं आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से, फिर कैसे ये असद उमर साहब कह रहे हैं कि दोबारा से खान साहब जो है वो रिकॉर्ड बनाएंगे, सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होंगे। लेकिन सर्विस का जहां तक ताल्लुक है, मैं वैसे ये सर्विस पे इतना यकीन करता नहीं हूँ। मेरी सर्वे वही है कि जब आवाम आती है और वो डब्बे में अपना वोट डालते हैं, वो मेरी सर्वे है, और उस पर अल्लाह के करम से इमरान खान साहब जीत चुके हैं। लेकिन अगर सर्विस की बात है तो अभी हाल ही में एक और सर्वे आया था, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें खान साहब कोई आई थिंक 48% तक हैं। तो बाकी कुल मिला के जो है उनको देख लें जी, बाकी कुल मिला के आप देख लें कि मिलके वो कितने परसेंट सारे बनते हैं। एक तरफ एक आदमी 48% अकेला खड़ा है और बाकी सारी ये शेयर कर लें। लेकिन मैं दूसरी बात करता हूं, देखें जिंदगी दुनिया में एक बड़े विजन के साथ गुजारी जाती है और आपकी सर्वे इधर होती है। अगर आपको अपने अंदर पे कन्विक्शन है ना, यानी कि मैं क्यों इमरान खान के साथ हूं, क्या मैं इसलिए इमरान खान के साथ हूं कि दोबारा वो हुकूमत बना के मुझे वजीर बनाए? नहीं, मैं ये समझता हूं कि मेरे ख्याल में मेरी नजर में पाकिस्तान इस वक्त इमरान खान साहब के हाथ में, मुझे बिलावल साहब और शहबाज साहब, मुझे जरा राना साहब के लिए भी खबर दे दें, जरा अली खान साहब मुझे राना साहब के लिए खबर भी दे दें कि इमरान खान साहब आप कह रहे हैं कि दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो क्या उस्मान बुज़दार साहब भी पंजाब के दोबारा वज़ीर आला बनने जा रहे हैं? इसका मतलब तो बड़ा क्लियरली यही हुआ। फिर देखिए समर साहब, मैं आपकी बात में छुपा तंज महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूंगा, मैटर करता है पार्टी का नजरिया और लीडर। बुज़दार साहब या अली या शरियार या कोई, वी आर नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक, ये वक्त के मुताबिक खिलाड़ी जो है वो कप्तान तब्दील करता रहता है। अगर 2023 में महसूस किया कि बुज़दार साहब से कंटिन्यू कराना है, कंटिन्यू करेंगे, आखिरी बात। नहीं है तो किसी और को ले आएंगे। वोट अली मोहम्मद, बुज़दार साहब को या महमूद खान साहब को नहीं पड़ता, वोट पार्टी के नजरिए और इमरान खान साहब को पड़ता है। राना साहब वो तो बड़े कॉन्फिडेंट है कि दोबारा आ रहे इमरान खान साहब, एक हिस्ट्री तारीख रकम करने जा रहे हैं, दूसरी मरतबा कंसेक्टिव प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बन के। वो कह रहे हैं कि अवाम हमारे साथ हैं, बाकी जो मर्जी कर लें। अब तो मेरा समर आपको पता चल गया है कि ये मशीनों का वावेला क्यों करते हैं, और ये मशीन ही इस तरह का रिजल्ट दे सकती है जिसका ये दावा करते हैं। बाकी तो ह्यूमन जो एक एलिमेंट है वो तो आपको पता है कि चेंज होता रहता है, कि अगर आज ग्राफ ऊपर है, कल नीचे है, कल परसों किस तरह है। दूसरा ये है कि वो पास का जो इनका इन्होंने को एक बेनिफिट मिला हुआ है, एक इस प्रोसेस से गुजरे हैं 2018 के इलेक्शन में, उसको उस तरफ से शायद कोई हो बात कि भाई आगे भी प्राइम मिनिस्टर आपने बनना है। तो बाकी आप मुझे बताएं, कोई ज़ही शऊर ये बात आज कह सकता है कि आगे भी 5 साल बनेंगे? हम तो कहते हैं ये 22 नहीं निकालने वाले हैं,
मेरी बात सुन लें, इन्होंने एक बात असद उमर साहब 22 ने नहीं बयान निकालने किया वाले, ये आप किस बेस पे कर रहे हैं? 22 से आगे नहीं जाने वाले, क्योंकि कैसे? पाकिस्तान, मुझे बताएं समर, आप भी पाकिस्तानी हैं और सारा दिन ये बातें भी करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, आपको बहुत ज्यादा पता है। मुझे बताएं कि कौन सा शोबा है जिसमें तनज़्ज़ुल नहीं आई, जो डिटोरिएशन नहीं हुई, जो नीचे की तरफ नहीं गया, कोई गवर्नेंस हो, कोई इकोनॉमी हो, कोई चीज़ हो, भाई बुजदार साहब हो या कोई ABC कोई भी हो, यहाँ पे तो आबे का आबा ही बिगड़ा हुआ है। आप आज ये जो आप फरमा रहे कि इमरान खान साहब 2022 भी पूरा नहीं कर पाएंगे, या आप किस बेसिस पे कर रहे हैं? PDM उन्हें हटाएगी, कौन हटाएगा, कैसे हटेंगे वो? मुद्दत पूरी कैसे नहीं कर पाएंगे? कहते हैं कि जहाँ समर, ये बात आपकी दुरुस्त है, जहाँ PDM का तल्लक है, जहाँ हमारी मूवमेंट का तल्लक है, जहाँ हमारी प्रेशर एक है भाई, एक अपोजिशन का होता है, वो अपनी जगह। लेकिन हमने साथ ये भी कहा है कि खान साहब अपनी बोझ के नीचे खुद ही दब जाएंगे। इनके ऊपर इनकी नालायकी का, इनकी नाहली का, इनके नॉन डिलीवरेंस का, नॉन परफॉर्मेंस का इतना ज्यादा बोझ है कि आप देखें तो सही, आपको नहीं पता कि गलियों बाजारों में हो क्या रहा है। ये कहते हैं जी हमें आके कोई गिरबान से पकड़ के निकाल। खुदा के लिए सियासत, जो पॉलिटिकल वैल्यूज होती हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं, स्पेशली पार्लियामेंट्री सिस्टम में, मैं आपको लेके देता हूँ, वहाँ हसासियत, सेंसिटिव होती है। और अगर आप सेंसिटिव ना हो टुवर्ड्स द इश्यूज, तो फिर आप बैठे रहें एक ढीठ बन के बैठे रहे। लेकिन ये नहीं राणा साहब, मैं जो समझा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि PDM हटाए ना हटाए खुद ही हट जाएंगे, PDM से हटे ना हटे खुद ही हट जाएंगे, आप कह रहे हैं? PDM हटा पाए या नहीं? ये क्योंकि पाकिस्तान अब इससे ज्यादा इनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सही, चले इनको देखना, ठीक, ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान को साथ लेके चले, 22 से आगे नहीं चल सकता। ठीक, बहरहाल मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। राना साहब कह रहे हैं कि 2022 तक भी खान साहब जो है वो साल मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही अपने बोझ तले दब के उनकी गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये उनका दावा कितना दुरुस्त। अलीम खान साहब से इस पर बात करेंगे, और एक और इम्पॉर्टेंट मामला भी हमने डिस्कस करना है। थोड़ी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दावा कर रही है कि अगले 5 साल भी इमरान खान ही वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन देखी जाए तो महंगाई का इशू अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई। और दूसरा, पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे मामला जो हैं आने वाले दिनों में सर उठाने जा रहे हैं, जो PTI के लिए बड़ी एक चैलेंजिंग सूरत हाल पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर पैदा कर सकते हैं। अलीम खान साहब जो कि पंजाब के सीनियर वज़ीर हैं, उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है, और मज़ीद कुछ लोगों के हवाले से भी आ रही है कि शायद पंजाब के अंदर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अलीम खान साहब हो गए, चौधरी सरवर साहब हो गए, जहांगीर तरीन साहब हो गए, ये लोग मिल के शायद एक नया ग्रुप, एक नया सियासी इत्तेहाद या एक नई जमात बनाएं, जिसमें तहरीक इंसाफ के अंदर से मज़ीद लोग भी टूट के जा सकते हैं, और नून लीग के अंदर से भी कुछ लोग शायद वहाँ से टूट के आएँ। और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी पंजाब के अंदर बड़ी मेहनत की जा रही है। आजकल बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज लिया के अंदर जलसा किया, कल रहीम यार खान में थे, मुसलसल पंजाब के अंदर पिछले 1 हफ्ते से हैं, तो वो भी अपनी इन रोड बनाने की पूरी कोशिश करें, तो शायद इतना आसान ना हो। अलीम खान साहब, योर कमेंट ऑन इट। देखिए, अलीम खान साहब की स्पेसिफिकली आपने बात की है। सबसे पहले तो मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। वो बहादुर आदमी है, बीमारी का भी उन्होंने डट के मुकाबला किया, और मुश्किल हालात में हमारे वज़ीर आज़म चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ उस वक्त जब लाहौर में, बिलखुसूस पंजाब में बिलुमूम शरीफ फैमिली के खिलाफ खड़ा होना बड़ा मुश्किल था, वो खड़े रहे, डट के खड़े रहे। बहादुर आदमी है, जीदार आदमी है। मेरी तो ख्वाहिश भी होगी, और आपके प्रोग्राम की वसातत से और प्रोग्राम के बाद मैं शायद उनको रब्ता भी करूं कि वो अगर कोई खदशात हैं, खान साहब उनके लीडर हैं, हम मौजूद हैं, हम उनसे मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं समझता हूं कि अभी तहरीक इंसाफ को उन जैसे बहादुर लोगों की जरूरत है। उनकी अभी कोई मतलब यूटिलिटी खत्म नहीं हुई। सियासत में थोड़े बहुत मसाइल आते हैं, जो मुश्किल आती है, आप थोड़ा सब्र से काम लेते, हो सकता है लोकल लेवल पर कोई मसला हो। मुझे पता नहीं है कि उन्होंने क्या फैसला किया है, लेकिन आपने चूंकि सवाल किया है तो मैंने आपको अर्ज किया कि मैं समझता हूँ कि उनके छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अगर कोई दिल में कोई ऐसी बात है, मलाल है, हम हैं, उनके खदशात दूर होंगे। किसी और से गिला होगा, खान साहब से तो नहीं है। एक बात। दूसरा, जहां तक बिलावल साहब की बात है, मैं बिलावल साहब को पंजाब में वेलकम करता हूं। एक पॉलिटिकल वर्कर को दूसरे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की एक्टिविटी से खाइफ नहीं होना चाहिए।
अगर हमें अपने आप पे एतमाद है ना, सबके सब मिलके हो जाए, हमारा एक लेकिन वोट बिलावल नहीं, साहब तो कोई कह रहे थे बात कि बैठा बनी नहीं। गाला भी लेकिन- खाइफ है उनके पंजाब में आने से, रायवंड भी खाइफ है। लेकिन देखिए, सियासतदान जब आता है वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि मैं बिल्कुल बेकार आदमी हूँ, मुझे वोट मत दो, लेकिन ऐसे ही आ गया हूँ। ऐसे तो नहीं कहेगा ना, वो अपनी ही लॉबिंग करेगा। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एक बाहर से तालीम याफ्ता नौजवान को, जो पाकिस्तान की सियासत में एक अच्छा इजाफा हो सकता है अगर वो पॉजिटिव माइंड से काम करें, और जब भी पंजाब में किसी जगह पे आए वो लाजमन ये बताएं कि उन्होंने, उनकी जमात ने सिंध को बिलखुसूस और कराची को, हैदराबाद को, सिंध को उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या डेवलपमेंट्स की हैं, और बताएं कि मैंने सिंध को, कराची को यहाँ ले गया हूँ, बाकी पाकिस्तान को यहाँ ले जाना चाहता हूँ। ठीक है राना साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि उनके पंजाब में आने से रायवंड भी खाइफ है, बनी गाला भी खाइफ है, और वाकई आप परेशान हैं उनके पंजाब में आने से, जो कि पंजाब पे तो आपकी पार्टी कहते हैं कि आप वहाँ की स्ट्रांग पार्टी है। और दूसरा ये जो बात हो रही थी, कोई नया ग्रुप शायद पंजाब के अंदर इमर्ज हो रहा है, जहांगीर तरीन, चौधरी सरवर, अलीम खान। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान का जो एक पॉलिटिकल कल्चर रहा है या हिस्ट्री रही है, उसमें इस किस्म की चीज़ें टूट फूट होती रहती है और कोई ना कोई नया ग्रुप या नई पार्टी बनती रहती है। लेकिन जो दूसरी बात है बिलावल साहब ने की या अली मोहम्मद खान साहब ने की, पंजाब में हमारा वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट है, आपको भी पता है, आप सर्वे वगैरह भी देख रहे हैं। लेकिन एक मैं बात करना चाहता हूँ कि जब 2018 का इलेक्शन था तो पीपल्स पार्टी का ही वोट जो है ना वो गया था पीटीआई की तरफ, और आज भी अगर पीपल्स पार्टी को वोट जाता है कि साउथ पंजाब क्या करें, तो साउथ पंजाब भी को ज़्यादा अंडर डिस्कशन आ रहा है ना आजकल पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो वहाँ पे पीटीआई ने ही कुछ लिफ्ट किया था वहाँ से पिक, तो वो वापस अगर उनको जाता है तो वो पीटीआई पे जाएगा। हमारा तो अल्लाह के फजल से ना ये बल्कि ग्राफ पड़ा है, ना तो ये कुछ हमें दंड डाल सकते हैं, ना हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली खान साहब, आपका अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नून लीग कॉन्फिडेंट है कि उनकी पार्टी नहीं टूटी, उनका वोट बैंक इंटैक्ट है, जबकि अली खान साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हिस्ट्री रकम करने जा रही है। इमरान खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ऐसा हो पाएगा या नहीं वक्त बताएगा। आज की शुरू में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।